सर, इसमें लगातार आपकी गतिविधियाँ देखने को मिल रही है धन्वंतरी योजनाओं को सफल बनाने में। ये धन्वंतरी योजना का क्या मतलब है, पब्लिक को कितना इससे योजना से फायदा होती दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगा। ये स्कीम छत्तीसगढ़ शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है और इस स्कीम की जो मूल मंशा है वो यही है कि जो दवाइयाँ हैं वो लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। इसमें ये देखा गया है कि जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे बनती हैं और होलसेल मार्केट से रिटेल में आते आते उनमें अन्य प्रकार के चार्जेस, एडवर्टीजमेंट के चार्जेस और ये सब जब जोड़ दिए जाते हैं तो जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं उनका कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज़्यादा है। तो जो कंज्यूमर को पे आउट ऑफ पॉकेट करना पड़ता है वो बहुत अत्यधिक अमाउंट हो जाता है। इसमें जो जेनेरिक मेडिसिन हैं जिनमें एडवर्टीजमेंट में कंपनी ज़्यादा व्यय नहीं करती परंतु उनके सॉल्ट्स बिल्कुल वही रहते हैं और उनकी एफिकेसी जो है मेडिसिन की वो भी इक्वल ही रहती है, वो सस्ते दामों पर उपलब्ध रहती है, परंतु लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उनको मालूम नहीं होता। धन्वंतरी योजना जो है इसी गैप को जो है वो प्लग करती है और हमने इसमें शहर की ऐसी चुनिंदा जगहों पे बहुत ही नॉमिनल रेंट रेट पे प्राइवेट पार्टीज़ को टेंडर के माध्यम से इनवाइट किया कि जो हमारी ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन हैं उनके एमआरपी पे वो कितना % डिस्काउंट देंगी। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट उपलब्ध करवाएगा वो लोग जो है उनको वो शॉप्स जो है टेम्परेरली हैंड ओवर की जाएंगी और वो उन मेडिसिन को जो कि ब्रांडेड ही हैं बट जेनेरिक सॉल्ट्स हैं और बहुत ही सस्ते दामों पर वो कंज्यूमर्स को उपलब्ध करवा जाएंगी। मैं बिलासपुर का जैसे एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर अभी 5 दुकानें हमारी फंक्शनल हैं और 5 दुकानों में एक तखतपुर में है, एक रतनपुर में है और शहर में 3 दुकानें हैं, सिम्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, नूतन चौक में। सिम्स वाली भी अभी कुछ 2-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। इन दुकानों के अंदर 65% डिस्काउंटेड रेट्स पे जो कंपनीज़ हैं वो अपनी मेडिसिन को उपलब्ध कराएंगे। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा ये सभी जो मेडिसिन हैं ये ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन हैं। यहाँ पर जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ दवाइयों के बहुत रिनाउंड फेसेस हैं, उन्हीं की ये सब दवाइयाँ हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की एफिशिएंसी दवाई की या उनकी बायो अवेलेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इससे लोगों को इतना लाभ मिल रहा है कि अभी हाल ही में हमने आंकड़े निकलवाए थे 3 हफ्तों के, तो 5000 से अधिक लोगों ने बिलासपुर की दुकानों से ये दवाइयाँ खरीदी हैं। तो इसका एमआरपी रेट हम कैलकुलेट कर रहे थे तो 18.61 लाख था। तो लगभग 19 लाख रुपए की दवाइयाँ जो हैं वो यदि ये धन्वंतरी स्कीम नहीं होती तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स को करना पड़ता, परंतु इस स्कीम के करके 65% डिस्काउंटेड रेट्स पे ये मेडिसिन उपलब्ध थी, जिसमें मात्र 6,92,000 का एमआरपी इनका पड़ा टोटल और 12-12.5 लाख जो है वो लोगों की बचत हुई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जिले की बात, चूँकि आप अधिकारी भी हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, अभी और कितनी दुकान आप फंक्शन है? देखिए, अभी हम लोगों को दवाइयाँ की डिमांड कहाँ ज़्यादा रहती है और उनकी मार्केट्स कहाँ है। अब दवाई हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम हर गांव में दवाई की दुकान यदि ऐसी खोल देंगे तो वो किसी प्रकार का बिजनेस मॉडल नहीं बनेगा और वो उसकी वायबिलिटी नहीं रहेगी। तो हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि शहर के अंदर एक तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और जो मेन हॉस्पिटल्स हैं जैसे रतनपुर के अंदर बिल्कुल सीएचसी के सामने हम लोगों ने ये दवाई खोली है और तखतपुर में भी बीच शहर में है, यहाँ पे हमने सिम्स में ये दुकान खोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ये दुकान खोली है, नूतन चौक जो कि शहर का बहुत बड़ा एरिया एक आबादी का कवर करता है वहाँ खोलेंगे। हमने इस हिसाब से हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। हमने अभी सोसाइटी स्वतंत्र है इस चीज़ को लेके, जितनी दवाइयों की दुकान हम खोलना चाहें हम खोल सकते हैं। अभी हमें शहर के हिसाब से ये दुकानों की संख्या पर्याप्त लग रही है, रतनपुर में और तखतपुर में पर्याप्त लग रही है और एज एंड व्हेन हमको लगेगा कि और कहीं से बहुत ज़्यादा डिमांड है और वहाँ स्कोप है तो इसमें समिति बैठेगी। समिति में सभी ऑफिसर्स भी हैं, जिसमें नगर निगम आयुक्त भी हैं, CMHO भी हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, उन सबसे चर्चा की जाएगी कि कहाँ पे मेडिसिन की बहुत आवश्यकता है और कंज्यूमर्स को ज़्यादा आना भी ना पड़े, तो वहाँ पे भी आगे चल के हम प्लान करके और शॉप्स खोलेंगे। सर, ये क्या ये बात का सामना करना पड़ा है कि आपको या नहीं करना पड़ा है कि ज़्यादातर जब इस प्रकार की योजनाएं आती हैं सरकारी स्तर पर और प्रशासन इसको लागू करता है तो ये बातें आती हैं कि बिजनेसमैन या व्यापार वर्ग कहता है कि उनका व्यापार प्रभावित हुआ है,
क्या ऐसी किसी बातों का सामना करना पड़ा है इस बीच में? नहीं, देखिए हमारी इसको अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, हम सोशलिस्टिक वेलफेयर स्टेट हैं और हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो कहीं ना कहीं हर सरकार का एक दायित्व है कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होना, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होना और सभी नागरिकों का ये अधिकार है कि उनको न्यूनतम दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध करवाएं। दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है, वो लग्जरी नहीं है, वो एक आम आदमी का, वो ह्यूमन राइट्स में ही आती हैं। हर आदमी का अधिकार है दवाइयों के लिए और सस्ती दवाइयों का अधिकार के लिए। तो सरकार लोगों के फायदे के लिए ही बैठी है, लोगों के लिए ही बैठी है और हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि सस्ते से सस्ते दामों में कंज्यूमर्स को डायरेक्ट हम लोग दें, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, हर महीने आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है इन मेडिसिन का। और यदि किसी आदमी का वेतन 10,000 रुपये है तो बीमारी आदमी का पद और वेतन देखकर नहीं किसी को लगती है। तो 10,000 के वेतन वाले आदमी के लिए अगर वही हम 65% डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो टेक्निकली उसका 65% उसका बचत हो रहा है, जिसको वो अपने बच्चों की पढ़ाई में, घर की मरम्मत में, अन्य चीज़ों में व्यय कर सकता है। ये एक सवाल यहाँ है, जब 65% की बात आती है, ये कैसे संभव है सर कि 100% में हम दवाइयाँ देते हैं और 65% आप छूट दे रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, जब मेडिसिन बनती हैं तो ज़्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मेडिसिन को बनाते हैं और मेडिसिन जब मार्केट में आती हैं तो उसमें इकोनॉमिक मॉडल से बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रहता है, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बहुत रहता है, क्योंकि ओपन मार्केट है और बहुत ज़्यादा कंज्यूमर सेम सॉल्ट जो हैं वो अलग अलग कंपनीज भी बनाती हैं। तो इन मेडिसिन के अंदर हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट नहीं जुड़े होते, लेकिन फिर भी MRP पे दवाइयाँ जो हैं वो बेची जा रही थी, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल तक लाने के बीच में एक बहुत बड़ा गैप फार्मेसी इंडस्ट्री में देखा गया है। यही जो गैप है इसको हम लोगों ने टारगेट किया और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी और कि योजना का सफल क्रियान्वयन हर जिले में किया जाए और इसको बिलासपुर में भी किया गया। और ये पहले महीने के मैंने आंकड़े भी आपसे शेयर किए हैं तो सबके सामने रिजल्ट्स हैं। लोगों के यदि 3 हफ्ते में 12.5 लाख रुपया 5,000 लोगों का बच रहा है तो इसमें बोलने के लिए और कुछ बहुत ज़्यादा बच नहीं जाता। पिछले एक सप्ताह से आपका ताबड़तोड़ बैठक हो रही है धान खरीदी को लेकर, और क्या कुछ विशेष होने वाला है या धान खरीदी पिछली बार में कुछ शिकायतें आई थी उसको आप पैचअप कर रहे हैं या कुछ नया शासन ने निर्धारित किया है, क्या निर्देश दिया है? देखिए, धान खरीदी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होगी 1 दिसंबर से, और ये समझने की ज़रूरत है कि सीधा किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा और बजट का बहुत बड़ा प्रदेश का जो अंश है, ऑलमोस्ट 20 to 25% पूरे बजट का जो हमारा अंश है वो धान खरीदी की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये व्यवस्था, धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया शासन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिला प्रशासन का भी ये दायित्व है कि इसका एग्जीक्यूशन बेहतरीन ढंग से नीचे किया जाए, जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, चाहे वो पंजीयन की बात है, चाहे उनके धान की पलटी की बात है, चाहे पेमेंट की बात है या टोकन सिस्टम की व्यवस्था है। हम लोगों की जो बैठकों का दौर अभी पिछले 3 दिनों में चला है उसमें मैंने स्वयं सभी समिति प्रबंधकों को और धान खरीदी से जुड़े संबंधित सभी अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जो शासन की तरफ से हमें दिए गए थे उनको मैंने निर्देशों को बता दिया है। और इसके साथ ही नोडल अधिकारियों की व्यवस्था, जैसे इलेक्शंस में हम लोग जोनल ऑफिसर्स की व्यवस्था करते हैं, इसी प्रकार इस वर्ष भी 98 नोडल ऑफिसर्स की व्यवस्था हमने 124 उपार्जन केंद्रों में की है। इन नोडल ऑफिसर्स को भी हम फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज़ करेंगे और जो विभाग और ये बहुत सारे विभाग इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सब आपस में समन्वय से काम कर रहे हैं, कहाँ पे कमी है उस चीज़ के लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, जो समय समय में डायरेक्टली मुझको ब्रीफ करते रहेंगे। एक सर, उसमें पिछली बार एक शिकायत आई थी कि धान में अड़चन पैदा करने, बेचने में अड़चन पैदा होती थी कि किसान लाते थे और बीच में कूड़ा कर देते थे, पूरा डंप कर देते थे, तो ऐसा माना जाता था कि ये शासन का ही निर्देश है इसलिए बैरिकेड कर दिए हैं। तो इस प्रकार की शिकायतें यदि आती हैं, क्या इस पर कभी आपने गौर किया है? देखिए, हमारा सिर्फ एक लाइन में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हमें एज स्मूथ एज पॉसिबल और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से इसको एग्जीक्यूट करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसान हमारे सभी समितियों में आएंगे, बहुत ही अच्छे माहौल में
उनकी धान खरीदी की जाएगी और जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है वो सब चीज़ें वहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। उनको पेमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं उस पर भी पूरा पर नज़र रखी जाएगी और हम लोग निश्चित तौर से बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग धान खरीदी कराएंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई भी शिकायत किसी भी स्तर से हम लोगों को प्राप्त होती है तो मैं निश्चित तौर से ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि प्रशासन उसमें बहुत कड़ा रुख लेगा। सर, अंतिम सवाल, शहर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है सिटी बस संचालन की, तो उस पर कभी कोरोना काल के बाद ये कब लग रहा था कि अब तब चालू हो जाएगा, तो उस पर कभी आप लोगों ने बैठक की है? जी, मैं मंथना बिल्कुल की है। मैं नगर निगम आयुक्त के संपर्क में लगातार हूँ और सिटी बसेस को चलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ वो जो पूर्व में सिटी बस का संचालन जो व्यक्ति करते थे वो अनफॉर्चुनेटली अब रहे नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो जिससे कि बस का जो संचालन करने वाली कंपनी है उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम जो हैं आ रही हैं कोऑर्डिनेशन की। और क्योंकि वो संचालन करने वाले व्यक्ति केवल बिलासपुर में नहीं और ज़िलों में भी उनके द्वारा संचालन बसों का किया जा रहा था, तो मुझे नगर निगम आयुक्त द्वारा बताया गया है कि विभाग द्वारा इस पर मंथना की जा रही है कि अब उसमें आगे के कदम क्या किए जाए। जैसे ही हमको निर्देश प्राप्त होंगे हम लोग तत्काल उसकी जो अर्बन सोसाइटी की बैठक करके उसमें उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे और प्रयास हमारी तरफ से भी किया जा रहा है कि इसको कैसे दोबारा जल्द से जल्द चलाया जा सके।